जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी। स्वागत कर रहा हूँ भाऊ का। नमस्कार। भाऊ, हमारे कॉकरोच जो हैं वो दूसरे राउंड के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम दूसरा राउंड करेंगे 5 सितंबर से, क्योंकि 12 सितंबर से ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो 5 सितंबर से दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये अभी तक तो राजस्थान में आ रहे थे, राजस्थान में तो आना बंद कर दिया। महाराष्ट्र में अभिषेक दीपके जा रहा है, राजस्थान को आशुतोष राका के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, अब हम दिल्ली में ही करेंगे, हम बाकी और जगह नहीं करेंगे। हाँ, वो अमित शाह के लाडले हैं तो वही करेंगे। वहां की पुलिस, मैं बोलता हूँ बाकी छोड़ दो, यूपी में घुस जाओ, पता चलेगा क्या होता है। क्यों नहीं यूपी जा रहे? चाहिए तो उधर भी शुभेंदु ने पीट दिया, हिमंता के पास जाने की तो हिम्मत नहीं है। तो होता है। आपने अगर कॉकरोच के बारे में गूगल करके थोड़ा पढ़ो, ये जब मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअली, उसके बाद उनके पर निकल आते हैं, और जब पर निकल आते हैं तो लोग उनको मारते हैं। जो कॉकरोच उड़ने लगता है ना, तब लोग मारते, वरना नहीं मारते। इधर उधर थोड़ा हिट बीट मार देते हैं, लेकिन पीछे पड़कर जूतों से उनको मसल देते हैं ना, वो पर निकल आने के बाद। तो ये अब उड़ने लगे, बहुत जल्दी इनका बंदोबस्त हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, हमारे राजस्थान में तो आए थे, राजस्थान से तो बहुत जल्दी भाग गए। लोगों ने उनकी पीछा करना शुरू कर दिया, लोग केस लगाने करेंगे। शुरू कर ये दिए। यही तो समझ नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए कि देखो, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है ना। घर में हमारा लाडला बच्चा होता है, वो भी थोड़ा इधर उधर शरारत करता है, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो थप्पड़ लगा देते हैं। तो इनकी वो बात समझ नहीं आई, उनको कहाँ रोकना है। उनको लगा, यानी कि इनको लगा हम हर कोई राहुल गांधी है, तो वो तो नेपो किड है ना। आप नेपो किड नहीं हो, आप कॉकरोच हो। नेपो नेपो किड किड में क्या विशेषता है? नहीं नहीं, नेपो किड जब आपने थोड़ा इधर उधर लाड़ करने के लिए उठा लिया और अपनी शर्ट पर पतलून पर पेशाब भी कर दिया, तो मारते नहीं उसको। अच्छा। कॉकरोच की बात वो नहीं ना, कॉकरोच उड़कर कहीं से आकर बैठ गया तो मारोगे आप। ये समझो, नेपो किड और कॉकरोच में फर्क होता है। तो इनकी हालत बहुत खराब होगी। लेकिन एक बात होती है ना कि हर कोई, हर कॉकरोच मरने के लिए, और 6 से 8 महीने से ज्यादा इनकी उम्र तक नहीं होती। तो ये तो मोदी शाह अच्छी तरीके से जानते हैं। 25 साल से वो अगर राजनीति कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको बोल दूं, पिछले 2 महीने में एक बात किसी के समझ में नहीं है, एक से एक बड़े पॉलिटिकल पंडित है, एडिटर से ये समझ नहीं पाए कि मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी ने क्या किया है, इनका एजेंडा तक मोदी चुरा कर लेके गए, इनको अभी तक पता नहीं है। इनका आइडिया क्या था? आइडिया क्या था कि हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं, हम पर नाइंसाफी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। अरे लोग उठकर, कोर्ट की और पुलिस व्यवस्था छोड़ दो, लोग उठकर मोदी को इंसाफ देने के लिए निकले और इनको पीट रहे, तो विक्टिम कौन हुआ? आज की तारीख में सबसे बड़ा विक्टिम कौन है, मुझे बोलो। अरे कुछ भी गाली दे रहे हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर है बेचारा, गरीब घर से आया है।
यानी ये विक्टिमहुड लेने के लिए गए थे, लेकिन उनका विक्टिम कार्ड के जितने विक्टिम कार्ड और एटीएम कार्ड है सब चुरा के मोदी निकल गया और इनको पता तक नहीं है। आज की तारीख में जनमानस में सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और लोग हैरान है, ये उठकर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो जहां पुलिस नहीं होती वहां आम जनता उठकर काम शुरू कर देते ना। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल पड़ा है तो उसको मदद करने के लिए जनता जाती है। तो मोदी को गाली देने के बाद लोग जो अपनी कॉलोनी मोहल्ले में हर जगह अपने आप काम करने लगे, उसका मतलब जानते हो? मोदी ने विक्टिमहुड इनसे खींच लिया, इनको पता तक नहीं है। ये अभी भी समझ रहे हम विक्टिम है, हम विक्टिम है। अरे गधो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुमने सबसे बड़ा विक्टिम करके मोदी को पेश किया है। और दूसरी तरफ अमित शाह तो कुछ बोल नहीं रहे। अब धुरंधर का गाना याद आता है, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। तो राजनीति जिस ढंग से चलती है वो समझना जरूरी होता है। वो राहुल गांधी तो वो राहुल अनुभव से गांधी तो जी जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये जो होती है बात अनुभव से आती है ना। तो उन्होंने दिल्ली आईआईटी के वो कॉन्वोकेशन में मोदी जी ने बोला कि अब जाके बाहर तुम काम करने वाले हो तो भूलो मत, ये आउट ऑफ सिलेबस है। और आउट ऑफ सिलेबस में सवाल क्या है ये तक पता नहीं, पहले सवाल ढूंढना पड़ता है और बाद में उसके समाधान ढूंढने पड़ते। तो बड़े बड़े ज्ञानी है, उनको पता नहीं चला मोदी ने क्या कहा कि आपके सामने जो आने वाली सिचुएशन है उसमें सवाल क्या है ये तक आपको पता नहीं। अब ये हमारा कोई कौन है वो दीप के, ये गांव अपने ही गांव में गया, किसी स्कूल में गया और बोलता है ये क्या टॉयलेट है? अबे तू 15 साल पहले उसी स्कूल में पढ़ता था, क्या बोस्टन जैसे टॉयलेट थे वहां वॉशरूम? ये आज 30 साल का गधा है। ये जब 15-16 साल पहले अपने गांव में स्कूल में वही स्कूल में जाता था, उस स्कूल में क्या था, इसके माँ बाप उसको अरे अरे मुझे पेशाब लगी है तो ताबड़तोड़ हवाई जहाज से बोस्टन भेजते थे, जा वहां पेशाब करके वापस आ जा। ये क्या बोल रहा है? मुंबई में ऐसे बहुत सारे पब्लिक स्कूल है, मैं आपको लोगों को म्युनिसिपल स्कूल दिखाऊंगा जहां पेशाब करने लायक जगह तक नहीं है और ये कैमरे लेकर घूम रहे पागल लोग। इनको लगता है ये ऐसा मार्केटिंग करके हम मोदी को हराएंगे। अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, कम से कम बाकी बातें छोड़ो। प्रशांत किशोर का एक मुझे इंटरव्यू बड़ा अभी अभी इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा ये इंसान 45 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, 15 साल प्रचारक, 15 साल पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा अगर कोई है तो वो मोदी को चैलेंज कर सकता है। राहुल गांधी को 15 साल खेलने का तक एक्सपीरियंस नहीं है। ये कल राफेल से खेलेगा, ये फिर और किसी से खेलेगा, फिर क्या एसआर से खेलेगा और 2 महीने जाने दो, फिर राहुल गांधी को मनुस्मृति वगैरह कभी सुनी है कि नहीं पता नहीं होगा। ये जो राहुल गांधी वो पुणे में क्या कर रहे थे? वो मनुस्मृति के ऊपर पितृ सत्ता की बात कर रहे थे। हाँ, वो उस पर मैं एक मराठी में फेमस हमारे पोएट थे मंगेश पाडगांवकर, उनकी बहुत फेमस कविता है वैलेंटाइन्स डे के नाम पर मराठी में। व्हॅलेंटाईन प्रेम म्हणजे, हाँ, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं, मराठी में है। तो इनको पूछा पुणे कैसे, तो पुणे म्हणजे प्रेम। तो मुझे वो कविता याद आली, पुणे म्हणजे प्रेम असतं, काँग्रेससाठी जेमतेम असतं, राहुलसाठी आयटेम असतं आणि मार्केटिंगसाठी गेम असतं। मजाक बना रखा है यार। इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। नहीं, अर्थ इतना ही है कि पुणे मतलब प्रेम है। अरे पुणे में सबसे फेमस अगर ना मराठी में आप देखोगे तो पुण्यातल्या पाट्या यानी पुणे में
दुकान या घर पर लगाई हुए जो बोर्ड होते हैं, यह गंदगी मत करना, हम दोपहर को सोते हैं, ऊपर कौन रहता है पूछने के लिए बेल मत दबाना, ऐसी बोर्ड लगे पुणे में, उसको प्रेम बोलते हैं। सामने वाली दुकान 6 महीने पहले बंद हो गई है, वो कब बंद हो गई पूछने के लिए दरवाजे पर बेल नहीं बजाना, ऐसे बोर्ड लगा रखे। एक एक होटल है फेमस, उस होटल में आप जाओगे, बहुत फेमस है, अच्छा स्वादिष्ट खाना वगैरह होता है, उधर एक बोर्ड लगाया है कि वॉश बेसिन पर जाकर अगर आप हाथ धोना चाहते हो तो ऐसे गंदे गंदे आवाज मत निकालो। ऐसे बोर्ड लगा रखा हुआ पुणे जो है, उसको ये पुणे म्हणजे प्रेम बोलते हैं और बाकी लोग ताली बजाते। तो ये पूरे उसको इवेंट बेचारे को क्या मतलब, उसको पता थोड़ी था, वो तो लोगों ने कहा, उसको सिखा दिया कि तुम बोल दो पुणे मंजे प्रेम, तो वो बोल दिया। ना उसको तो राहुल गांधी है ये भी पता नहीं है, उसको बीच बीच में याद करना पड़ता है तुम राहुल गांधी हो, फिर उसको याद आ रहे आप एलओपी हो, तब इनको पता चलता है। ये अपने क्या बोलते महमूद का एक फिल्म का गाना था ना, ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, उस मस्ती में वो घूमते रहते। वो पुलिस उसको प्राइम मिनिस्टर के घर से घसीट कर लेके गया और ये बोलता है वो कान में बोल रहा था कि ये सरकार हटाओ। अब ये गधा पुलिस थाने में जाकर वो पुलिस के अफसर को बोलता है ये अमित शाह का फोटो क्यों लगाए, वो इंचार्ज है। अरे देश के हर थाने में तेरे नाना परनाना का फोटो लगाया, क्या वो उस पुलिस थाने का इंचार्ज है? जवाहरलाल नेहरू क्या हर पुलिस थाने का नाना है? ये गधे जैसा सवाल पूछेगा और हमारा मीडिया दिखाएगा देखो देखो राहुल गांधी क्या कर रहे। तो इसको पैम्परिंग बोलते हैं, उससे राजनीति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और जो मुझे जितनी जानकारी है, इससे अमित शाह बहुत खुश है, क्योंकि और 2-4 महीने नाटक चलते रहना चाहिए, ये अमित शाह की सोच है। ये गूंज जो कुछ है वो गूंजती रहनी चाहिए अक्टूबर तक, क्योंकि तब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव की तैयारी का टाइम निकल जाता है, फिसल जाता है। तो राहुल गांधी के पूना का जो सक्सेस है, उससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो अमित शाह है। अब अमित शाह कोई संजय राउत तो है नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी खुशी जाहिर करेगा। राहुल, आपको एक याद दिला दूं कि बिहार का चुनाव था, 1.5 महीना बचा था और इन्होंने रैली निकाली। उस रैली में बेचारा तेजस्वी यादव भी घसीटते चला गया और टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ तो सीट बंटवारे के लिए भी टाइम नहीं बचा था। तो यही अगर आज छात्रों की गूंज से चल रहा है तो कोई अमित शाह जितना ज्यादा दूसरा कोई खुश नहीं होगा कि ये जितना टाइम बर्बाद करेगा अपोजिशन का उतना अच्छा है। लेकिन वो जो मनुस्मृति की जो आलोचना कर रहे थे जिस समय, वो कह रहे थे, आपको याद होगा वहां पे मंच पे खड़े हुए कह रहे थे कि साहब ये देखिए, ये इनको स्कार्फ पहनने के लिए इनके मम्मी पापा मना करते हैं, लेकिन बगल में ये कि हिजाब पहने वो पूरी एक मुसलमान लड़की खड़ी हुई थी, उससे कुछ नहीं कह रहे थे। नहीं, वो आप हम और आप उसके क्लाइंट है ना, हमको इरिटेट करने के लिए बोला है। उसको मालूम है कि इससे नरेंद्र मोदी इरिटेट नहीं होगा, आरएसएस इरिटेट नहीं होगा, लेकिन उसको मालूम है कि जो मोदी को चाहने वाले हैं वो तो इरिटेट हो गए ना। देखो एक बात, मैं कॉलेज में बहुत शरारती पहचाना जाता था, स्कूल में भी बहुत पीटा है मुझे टीचर्स ने। तो छेड़ने का मतलब क्या है मैं जानता हूं। छेड़ने का मतलब ये होता है कि बाकी सारे लोगों को पता चले ना चले, जिसको मैं टॉन्टिंग कर रहा हूं उसको तो समझना चाहिए। तो बात सीधी है ना, छात्रों में मनुस्मृति का क्या मतलब होता है
किसी खुद को राहुल गांधी को पता नहीं, सामने जो लड़की खड़ी है उसको पता नहीं। लेकिन जिनको चमचागिरी करनी है गांधी फैमिली की, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और नाच रहे थे, गा रहे थे, ठीक है। ऐसी इसलिए तो मैं भी सोचता हूं कम से कम अगले 2-3 महीने में 10-12 तो छात्रों की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक हूं। जितने राहुल गांधी के ऐसे प्रोग्राम होंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। देखो हमें डरा डरा कर क्या क्या किया जाता है कि अरे बीच में आपको योग है वो पतंजलि का बहुत पतंजलि इतना ये हो रहा था, तो अचानक से कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर वगैरह उनके टूथपेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में कोयला है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे सालों से कभी इन्होंने ये ऐड नहीं किया। जब पतंजलि नमक और कोयले की बात करने लगा तो ये भी वहां पहुंच गए। तो आपको डराया जाता है, मार्केटिंग के लिए आपको डराया जाता है। देखो LIC क्या है, आप मरने वाले हैं, एक्सीडेंटली मर सकते हैं, इसलिए पैसा बचाओ। अरे किसके लिए बचाओ, मैं तो मर जाऊंगा, फैमिली को कितना मिलना है उससे क्या मतलब है। तो वैसे ही राहुल गांधी आ जाएगा, ये डर अगर राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं तो मोदी के समर्थकों को मैदान में आना पड़ता है। राहुल गांधी जितना गूंज करेगा उतना अच्छा है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे मोदी हटाया जाएगा। ये आपको याद है पिछले 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हो गया था, उसके बाद हम मिले थे जयपुर डायलॉग में, जयपुर को। तब मैंने बोला था कि देखो ये मोदी का बहुमत गया है, इससे ज्यादा दुखी आम जनता है, ये कैसे रिकवर करेगी देखो। क्योंकि एक होता है मोदी जनता का लाडला है ना, क्या करे, ये अपनी माँ का और लिबरल्स का लाडला है, लेकिन आम जनता का, वोटर का लाडला नरेंद्र मोदी है। तो 240 पर लाया मतलब एक थप्पड़ मारी। लेकिन मैंने उधर भी जयपुर के मंच से बोला था कि जब बच्चे को कहीं जोर से लगती है और अस्पताल लेके जाना पड़ता है तो बच्चा रोता नहीं, इतनी माँ बाप रोते हैं। तो राहुल गांधी जो डरा रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा मोदी को मिलेगा। मोदी को रोज और गाली देनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि जितने गाली देंगे लोग उतना मोदी के लिए विक्टिमहुड का फायदा मिलता है। यही, और ये बात आज की नहीं है, आपको बोल दूं 2013 में, यानी मोदी जब रेस में आ गए तब शाहिद सिद्दीकी नाम का एक उर्दू पत्रकार था, वो अलग अलग चैनल पर जाता था, राज्यसभा का कुछ समय के लिए MP भी था। वो बार बार उस समय लोगों को रिक्वेस्ट करता था कि भाई इसका नाम लेना बंद करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, आप जितना क्रिटिसाइज करोगे उतना उसको विक्टिमहुड मिलता है, उसके लिए सहानुभूति, सिंपैथी पैदा हो जाती है। लेकिन किसी ने सुना नहीं, और 12 साल हो गए वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठे। तो ये समझना जरूरी होता है, पूरा जो लोकतंत्र का वोटिंग का पैटर्न होता है वो एक साइकोलॉजिकल खेल होता है। जिसको लगा है, जिसका खून निकला है, उसके लिए लोगों के मन में सहानुभूति होती है। और मोदी जी सबसे ज्यादा ये जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। अब जब अपने ही बच्चे गाली दे तो क्या इनको जरा इग्नोर करो, अगर ये सिंपैथी से मोदी नहीं बोले हैं, वो सिंपैथी बटोरने के लिए बोले हैं। उदात्तता वगैरह उसमें कुछ भी नहीं है। मोदी कोई साधु संत नहीं है, वो पॉलिटिशियन है और उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि वोट का मतलब सिंपैथी होती है। और ये गधे समझ बैठे कि मोदी बड़ा उदात्त है, बिल्कुल उदात्त नहीं है, बिल्कुल उदात्त नहीं है। अभी अभी इनको पता चला है कि वो पार्लियामेंट का सेशन साइनेडाइज नहीं किया। कल मैं एक चर्चा देख रहा था, वो कभी भी बीच में लाकर
ये सब करेंगे। वो तो आप इसमें लगे रहो, कॉकरोच में लगे रहो। मोदी की नजर और अमित शाह की नजर 2/3 मेजोरिटी पर है। जिस दिन वो हो गया वो करके पूरा करेंगे। हाँ, लेकिन बीच का टाइम खराब नहीं होना चाहिए। वो लगे हैं तो 3-4 जो चुनाव है, और उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको मालूम है पिछली बार अगर मेजोरिटी हाथ से निकली है उसका कारण यूपी है, तो यूपी में सबसे बड़ी रिकवरी करनी है। और जितनी जानकारी मेरे पास है, यूपी में उनका टारगेट मिनिमम 300 है, और जब वो टारगेट तय करते हैं तो उसके पार जाते हैं। आपको याद होगा बिहार में हो या बंगाल में हो, मैंने आपको पहले ही बोला था 200 के पार जाएंगे, क्योंकि वो मिनिमम टारगेट मुझे मालूम था। और जब मिनिमम टारगेट 200 होता है तो 210, 215, 225 तक जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का टारगेट अगर 300 है तो उसका मतलब अखिलेश की हालत क्या होगी आप सोचो। राहुल की बात छोड़ो, राहुल को हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, हार जीत से कोई मतलब नहीं होता। मुझे दुख होता है बेचारे अखिलेश का, वो बीच में बिना कोई कारण मारा जाए, जैसे तेजस्वी यादव मारा गया। इतना बेचारा भी नहीं है वो, उसकी पार्टी गुंडों की पार्टी है। नहीं नहीं, जो कुछ है, लेकिन पॉलिटिशियन तो है ना। राहुल के कारण वो मारा जाएगा, उसका बुरा लगता है। वो अपनी करतूतों से मारा जाए कोई बात नहीं, लेकिन राहुल कोई मूर्खता करेगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अखिलेश। जैसे तेजस्वी यादव की हालत हो गई, याद है ना। तो इसलिए ये बात समझ। अब मैं हमेशा हमारे सारे दोस्त जो है उनको बोलता हूँ, पत्रकार, कि यार तुम इमोशनल मत हो जाओ। मोदी को हराना है तो कुछ सीरियसली सोचो। आपको दूसरा कोई कैंडिडेट लाना पड़ेगा। राहुल गांधी से ये बात होने से रही। एक समय आ जाएगा कि मोदी बोलेगा थक गया हुआ है, अब मुझे नहीं चलाना है। अब कोई फडणवीस या कोई योगी हो या अमित शाह, तुम चलाओ। फिर भी ये बीजेपी को हरा नहीं पाएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी का काम इतना आसान कर दिया है कि अगर मोदी ने हटना चाहा तो दूसरा कोई भी प्राइम मिनिस्टर चल सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहिए। और ये तो सब उसको ही लॉन्च करने में पड़े। तो इससे बीजेपी के लिए अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है? अभी एक जंतर मंतर पर एक और आरक्षण के रिफॉर्म के लिए, उसके लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा? देखो, उसका असर कोई नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, आप वो समझ लो। एक आंदोलन देखो, कॉकरोचों का आंदोलन, हमने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। अरे गधो, वो तो इस्तीफा तय था, पहले से देकर रखा था। लेकिन जब इनको पता चला कॉकरोच के लिए इतना पब्लिसिटी मिल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगाते। घर का जो कोई पुराना सामान हमको नहीं चाहिए तो हम कबाड़ वाले को भी दे देते हैं ना। लेकिन जब हमको पता चलता है इसको इंटरेस्ट है, तो हम बोलते नहीं नहीं नहीं, 700 में नहीं, नहीं नहीं 1200 नहीं, पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे। नहीं, ऐसा करके जो 500 में आप बेचने वाले थे वो चीज आप 1800 तक ले जाते हो। क्यों? आपके दिमाग में आ जाता है इसको चाहिए। तो जैसे ही इनको पता चल, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रेस्टीज इशू बना लिया, तो 3 हफ्ते लंबा खींचा गया। वरना तो शुरू में देने, सब बीजेपी वाले मुझे पूछते रहे इस्तीफा देना तो पहले क्यों नहीं दिया। अरे पहले दे देते तो 3 हफ्ते जो पॉलिटिक्स चली वो तो नहीं होती ना। इनको ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का सेशन बर्बाद किया। बिल्कुल नहीं, अमित शाह ने बर्बाद किया। क्योंकि अमित शाह का टारगेट तो जो इंपॉर्टेंट बिल्स है वो पास करना है। तो इसके लिए ये जितने थक जाए उतने उनको खिलाते रहो।
जो गावस्कर की बात में बार बार बोलता हूं, वो 3-3, 4-4 ओवर खाली खड़ा रहता था, एक भी शॉट नहीं मारता था। और फास्ट बॉलर थे, वो 2-3 ओवर के बाद थक जाते, उसके बाद मारना शुरू करता था। तो पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है, वो बेचारे राहुल ने नहीं बर्बाद किया है। हाँ, राहुल कहाँ अड़ा रहेगा ये अमित शाह बिल्कुल जानते हैं, और इसलिए वो पार्लियामेंट में आते थे लेकिन हाउस में नहीं आते थे। इनको कारण देते थे, चलो चलो तुम जीत जाओ, मुझे डरते, मैं किसी से नहीं डरता। डरे हैं राहुल का क्या, अमित शाह डरे हुए, बढ़िया बात है, हाँ डरे हुए। मैं 78 की बात आपको एक बोल दूं, 78 में जब जनता पार्टी वगैरह थी, तो हमारे मुंबई में शोभनाथ सिंह करके सांताक्रूज से चुनकर आए हुए एमएलए थे, हमारे दोस्त थे। तो उनका एक उत्तर भारतीय जमावड़ा था, उसमें एक तेग बहादुर नाम के बड़े लोहिया थे। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी कहानी बताई, मस्त मस्त कहानी थी। तो बोले कि क्या होता है कि ठाकुर जा रहा है रास्ते से, और बनिया अपने दुकान में बैठे हुए, ठाकुर देख रहा है तो मूछ को हाथ लगाता है। तो ठाकुर बोलते हैं, सारे मुझे देखकर मूछ को हाथ लगा रहा है, क्या समझते है तू, 15 दिन में आमने सामने हो जाएगी, तू तेरे लट्ठे लेके आ, मैं मेरे लट्ठे लेके आता हूं। तो बोलता है बिल्कुल, और फिर ऐसा करता है। तो ठाकुर तमतमाता निकल जाता है, और अपने लट्ठे पहलवान सबको मुर्गी खिला रहा है, बादाम पिस्ते खिला रहा है, और 15 दिन के बाद आता है अपनी टीम लेकर। बनिया बैठा है अपनी दुकान पर, बोले चल मैदान में आ जा। बोला क्यों? अरे मेरे सामने मूछ को हाथ लगाकर दिखाता है, मूछ उठाकर दिखाता है, तो बस इतनी बात है, ये ले ले, मूछ नीचे कर दी। हाँ, मूछ नीचे रख, मूछ नीचे रखना ठाकुर के सामने, तो कर ली नीचे। तो ठाकुर निकल जाता है, लेकिन इसके बीच 2 बीघा जमीन उसी बनिए के भाई के पास गिरवी रखी गई है, उसका क्या करोगे भाई? तो समझे, मानसून सेशन बर्बाद होने का मतलब समझो, ये राजनीति है, ये वनडे स्पेशल या छात्रों की गूंज वगैरह, आज ढम 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 नाच। अरे 4 दिन के और 15 दिन रुको, मुंबई में गणपति की गूंज शुरू होने वाली है। ये 100 राहुल इकट्ठा करो, उससे भी बड़ी गूंज होती है, और वो खत्म होते होते नवरात्र की गूंज शुरू होगी, दांडिया की। तो ये गूंज की क्या बात कर रहे हो? ये बच्चे आते हैं, वो नाचने को आते हैं, नाचने को आते हैं। तो वो राहुल, चलो गणपति के पहले एक और चांस मिल गया, राहुल की गूंज में नाचेंगे। वो तो बच्चे नाचने आए थे ना, और ऊपर से खाना पीना मिलता है तो और मजा है। मुझे और एक बढ़िया किस्सा याद आता है। वो 78 में ही दीनानाथ कामत नाम के हमारे एक दोस्त थे, वो एमएलए बन गए जनता पार्टी के। तो वो मेरे दोस्त थे, तो उनका ये निकला था, जुलूस निकला था, जीत गए तो मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने इशारा करके ऊपर आ, मैं ट्रक पर चढ़ गया, और ट्रक पर उनके साथ बात की, उनको ये भी अभिनंदन वगैरह किया। फिर बोला मुझे ये ट्रक भी पसंद है, मैं नीचे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो लोगों से बात कर रहा था। अब ये थे गांधीवादी, तो ये ऐसा वैसा नाचने वाले, रोमा सोमा नाचने वाले को वो बोलते ए नाचो मत, ए नाचो मत। तो मैं जो नीचे था, एक नाचने वाला बेवड़ा था, बहुत शराब पिया था। वो इतना गुस्से में आ गया, बोला इससे अच्छा तो हरीश पटवाल चुनकर आता। मैंने बोला क्यों? अरे इसने एक तो पिला ही नहीं, हम अपने जेब से खर्चा करके पीकर आए, और नाचना नहीं बोल रहा है। इससे तो अच्छा था हरीश पटवाल चुनकर आता, वो खिलाता पिलाता, उसके पैसे से शराब पीकर नाचते। हमको तो नाचना है, जीतने से क्या मतलब है? तो गूंज में आए हुए बच्चे क्यों आए थे, समझे आप? ये समझने के लिए जर्नलिस्ट मत बनो। वो तो उसमें ये भी दिखाया था कि उनको तो पैसे दे के बुलाया गया था। हाँ, वो तो, अरे संगमनेर से 20 बसें भरकर आई, वो बच्चियां बोल रही थी। अब दूसरी बात ये है, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने
पैसा मिलता है इसलिए काम किया है। उनको अगले चुनाव में बीजेपी से कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने वाला नहीं, वो तो आइडेंटिफाई हो गए। देखो, हमेशा नुकसान मत देखो, फायदा भी देखो। मैं फायदा भी देखता हूं। मुझे याद है जब मोदी जी वो चुनाव लोकसभा 13 में जब पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स या इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गए थे, तब उन्होंने बढ़िया, नहीं सॉरी, श्रीराम कॉलेज के प्रोग्राम में गए थे पहली बार, श्रीराम कॉलेज। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोली थी कि दो तरीके से लोग सोचते। वो पानी का ग्लास था उनके सामने, वो बोले देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें आधा गिलास पानी है, कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली है। बोले मैं तीसरे तरीके का हूं, मैं सोचता हूं आधा गिलास पानी है, लेकिन आधा गिलास हवा भी तो है, हवा का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये सोचता हूं। तो वो मोदी है। मोदी की सोच समझो। मोदी, राहुल गांधी को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी वो नहीं सोचेंगे, उसका हमारे लिए क्या फायदा है ये मोदी और अमित शाह सोचते हैं, जिसकी भनक तक इनको नहीं है, जो मोदी को हराना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राहुल क्या करेंगे? आप तो कह रहे हैं अखिलेश का खेल बिगाड़ेंगे, और क्या करना है। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें आएंगी योगी की। हाँ, अब वो उसमें सबसे बड़ा योगदान तो राहुल गांधी का होगा ना। अब अखिलेश तो दान चोरी पर अटका हुआ है, ये मनुस्मृति पर अटके हुए, और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल है, जहां से जेनजी शब्द हमारे जिंदगी में आ गया। जेनजी कहां से आया? नेपाल से आया। अब वो जेनजी ने उधर सत्यानाश करके दिखाया है, तो लोग बोलने लगे हमको फिर से हिंदू राष्ट्र बनना है। अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना है तो उत्तर प्रदेश का क्या करोगे? आपको याद है 24 अगस्त में जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो गई, तब से मैं लगातार बोल रहा था इसका बड़ी रिएक्शन इंडिया में आ जाए, और हमने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, बंगाल। तो अगर नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना है तो यूपी को क्या बनाओगे? ये देखो, आम इंसान की बात समझना भी जरूरी होती है। आम इंसान, आप जो सोचते वो वोटर नहीं सोचता। और दूसरी बात, ये जो मीडिया में इतने हवाई पैदा की जाती है ना, वो 10% से आगे नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। आम लोग इसके बारे में सोचते तक नहीं। और आपको तो याद है महाराष्ट्र के चुनाव में मैं घूम कर आया था, उसके बाद मैंने बोला था ये 50 तक क्रॉस नहीं करेंगे अपोजिशन। तो मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं आम लोगों की सोच जो है, लोग बोलते कि फायदा नहीं हुआ तो चलेगा। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, हातचं सोडून पळतेच्या पाठी। इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ में तो कुछ है, लेकिन कोई कुछ लेकर भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए जाऊंगा तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसके पीछे कौन, ये तो पकड़ के रखूं। आम जनता उस ढंग से सोचती है, और उद्धव ठाकरे उल्टा सोचते हैं। जो हाथ में था आराम से पार्टी बढ़ती रहती, बीजेपी के साथ रहते, 12-15 मंत्री होते, ये मुख्यमंत्री होने के लिए दौड़ पड़े, और ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, पार्टी भी निकल गई। तो आम जनता उस ढंग से सोचती है कि भाई फायदा नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन नुकसान तो नहीं होना चाहिए। ये आम जनता, इंडियन माइंडसेट जो होता है, वो उस ढंग से सोचता है कि आप बहुत कुछ ये देता हूं, वो देता हूं। बोले तू आने के बाद देगा ना, ये तो अभी दे रहा है। अभी दे। तो अब लाड़की बहना का जो सक्सेस है वो ये लोग समझे नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। ये बोल रहे, पहले इन्होंने मजाक उड़ाया कि 1500 रुपए में क्या होता है, लेकिन 1500 रुपए समझने के लिए उसकी कीमत समझना जरूरी था। मुझे याद है उस वक्त मराठी को अभिजात भाषा करके किया था, तो उसमें आशा भोसले ने कहा था
अगर 50 साल पहले मुझे कोई लाडली बहना करके 1500 रुपए देता तो मैं कम से कम 2 समय का खाना खाती। तो 1500 रुपए की कीमत जिसको पता नहीं है वो मजाक उड़ाता रहा और बाद में बोला हम तो 3000 देंगे। लोग बोले तुम्हारे 3000 नहीं चाहिए, ये 1500 बहुत है हमारे। तो वोटर जो होता है, देखो वोटर के तरीके से सोचना पड़ेगा। ममता की बात देखो, आज आज अगर राहुल की बॉडी लैंग्वेज आप देखो तो राहुल गांधी ममता की नकल करते हैं। वो आधा किलोमीटर यहां से वहां स्टेज लगाती थी और चलती रहती थी। हाँ, और आखिरी दिन क्या बोली, रहेगा गुलशन तो गुल खिलेंगे, रहेगा तुलमुल तो फिर मिलेंगे, अब पता नहीं किसको कब मिलेंगे। ये वही कर रहा है। ये रॉक स्टार है, ये लीडर नहीं है। आप पहले वो बात समझ लो। राहुल गांधी को जिस ढंग से पेश किया जाता है वो जेंजी वगैरह सब ठीक है दिखाने के लिए, खबरें बनाने के लिए, लेकिन खबर बनाने से वोट नहीं मिलते। हमारे देश का अपोजिशन है, उसको पहले एक सबक सीखना चाहिए कि भाई मीडिया से गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। यही लोग हैं बोल रहे थे बंगाल में बीजेपी के पास केडर नहीं है, तो बीजेपी जीत कैसे गई भाई? ममता के पास केडर है और चुनाव के नतीजे आ गए, 1 महीने में ममता का केडर ही गायब। ये जिनकी अकल है, ये जिनका क्या बोलते हैं आकलन है, उनके आधार पर हम अपना आकलन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तरीके से समझ लेना चाहिए एक्चुअल क्या है। ये आपको ज्वार का आटा देंगे और बोलेंगे इससे पकोड़े बनाओ, ये चने का आटा है, तो हमको देखना पड़ेगा ये चने का आटा है या ज्वार का है। तो मैं इनका फेस वैल्यू पर इनके रेडीमेड पैकेज लेता ही नहीं। मैं ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, ओरिजिनल देखना चाहता हूँ। और इसलिए जो कल मुझे एक मराठी एडिटर का फोन आया था, बोला क्या लगता है तुझे, राहुल ने तो जबरदस्त किया। मैंने बोला बिल्कुल है। अरे अकेले पुणे में ऐसे 50 गणपति है जिनकी गूंज होने वाली है 10 दिन। ये तो कुछ घंटे के लिए था। थोड़ा रुको, 1 महीने के बाद पुणे में कम से कम 100 गणपति है जिनकी गूंज शुरू हो जाएगी। भूल जाएंगे लोग कि राहुल की गूंज क्या थी। लेकिन यूपी का जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो यूपी में ये है कि भाई यहाँ पर जो है वो चुनाव को जातिवाद पर ले जाओ। नहीं वो ठीक है, वही तो सोच पुरानी है ना, वही तो सोच पुरानी है कि हम फिर से लैंडलाइन आ जाएंगे, हमको मोबाइल बंद करना है, हमको स्मार्टफोन नहीं चाहिए। भूल जाओ, अब लोग वहां से उठे हैं। और ये इसका और एक सबसे बड़ा सबूत ये अभिजीत दीपके लेकर आ गया। कॉकरोच आंदोलन में आप देखो, जात पात का मामला नहीं था, जात पात का मामला नहीं था। और जिस ढंग से कुणाल कामरा ने वो बात की, उससे उल्टी रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये समझो आप, अब जात पात पर लेके जाएंगे। ये तो मीडिया की खबर है, मैं मानता हूं, लेकिन मीडिया को कहां पता है, मीडिया को पढ़ता कौन है? मीडिया आम जनता में जाता ही नहीं। आम जनता में क्या चल रहा है देखो। जो बात दबी हुई थी एंटी रिजर्वेशन का, अब आगाज हो गया है। ये शुरुआत है, आप समझो, ये शुरुआत है। और आग जितनी दबाई जाती है उतनी फैल कर आती है, उछल कर आती है। तो आपको लगेगा कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोहन भागवत कुछ नहीं कर रहे, ये उल्टा दबा रहे। अरे दबने से तो आग बढ़ेगी, दबने से तो आग बढ़ेगी ना। तो अगर आप नहीं कर रहे तो हम करेंगे। कर लो भाई, कर लो। अब आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो जंतर मंतर पर हमारा अजीत भारती वगैरह गया, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन एक तरीके से
आम जनता के दिमाग में दबा हुआ मामला था, वो उछल कर आने वाला है। आपको एक याद दिला दूं बात, एक बात छुपाई गई है मीडिया में। जब ये मराठा 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 रिजर्वेशन बहुत सारा नाटक हो गया, इसकी शुरुआत कहां से हुई आपको मालूम है? अहिल्यानगर या पुराना अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कोपरडी नाम का गांव है। उस कोपरडी नाम के गांव में एक मराठा युवा लड़की थी, बच्ची थी, उस पर 4 दलित गुंडों ने बलात्कार किया, इसके टुकड़े टुकड़े करके उसको गटर में ढक दिया था। और वो जब उजागर हुआ मामला, वहां से ये मूक मोर्चा शुरू हुआ था 8 साल पहले। और उसकी पहली मांग थी SC ST कानून हटाओ। समझे तुम? वो शरद पवार ने वगैरह अपने लोग घुसाकर वो दबा दी और मराठा आरक्षण का मामला आगे लाया। तो वो मांग क्या थी? ये थी, SC ST के खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज होगा। इसके खिलाफ वो आंदोलन शुरू हुआ था जिसको मराठा मूक मोर्चा बोला था। 8 साल निकल गए, अब ये एंटी रिजर्वेशन आ गए और उसमें भी SC ST मामला है। तो ये अभी ज्यादा कारण तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा। अब देखो, कोई भी बात होती है ना, जल्दबाजी में नहीं होती, और जल्दबाजी में होती है तो बिगड़ जाती है। जल्दबाजी में कोई बात नहीं होती, ये अपने आप ऑर्गेनिक होगा। मैं मानता हूं कि एंटी रिजर्वेशन हटाओ वगैरह जो है ना, ये बात ऑर्गेनिकली आगे आ रही है। कोई RSS हो या कोई हिंदू जागरण हो, उन्होंने ये मामला नहीं उठाया, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप संगठन करके खड़े हो जाओगे तो आपकी तरफ उंगली दिखाकर आपको चुप किया जाएगा। लेकिन आप अजीत भारती को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अजीत भारती कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। जो कोई जंतर मंतर पर आए, चिल्ला रहे, गुस्सा हो रहे, मोदी को भी गाली दे रहे, हम तुमको वोट दिया, तुम हमारे लिए क्या कर रहा है, ये गाली दे रहे ना, वो ऑर्गेनिक है, वो होना चाहिए। तो बाद में मोदी को भी उनके पीछे आना पड़ेगा, RSS को आना पड़ेगा। तो देखो, एक बात होती है, सत्ता हाथ में रखनी चाहिए। सत्ता चली गई तो आप और लूले लंगड़े हो जाएंगे। तो इसलिए सत्ता का डंडा अपने हाथ में रखकर ही जो कुछ करना है करना पड़ेगा। तो भाई, उसको मराठी में हमारे यहाँ कहावत है, मी मारल्यासारखं करतो तू लागल्यासारखं कर, यानी मैं पीटने का एक्टिंग करूंगा, तू रोना शुरू कर दे। अच्छा। हाँ, तो ये समझो ना, ये आपका बीजेपी या RSS संजय राउत नहीं है कि भाई हम ऐसा करेंगे, तू रोना कर, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा एजेंडा है, ये सुबह 9 बज के बोलेंगे और शाम को शुरू होगा। इस ढंग से राजनीति नहीं होती। राजनीति या रणनीति वो होती है जिसके परिणाम दिखने के बाद हम उसके कारण ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये बेचारे अजीत भारती को भी पता नहीं होगा कि वो कर रहा है, वो तो RSS का और बीजेपी का ही काम है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं भाऊ। नहीं, एक बात जाते जाते बोल दूं आपको, बहुत जल्दी इंस्टा वगैरह को भी लगाम लगने वाला है, ये जाते जाते छोड़ देता हूं। अच्छा, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है, उसकी तैयारियां वो शुरू है। ये मामला टेक्निकल है, ये दूसरा क्लू है। इनको लगाम लगेगी और ये मामला टेक्निकल है। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी। ठीक है, तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।